नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका और इस्राइल ईरान पर हमला करके ऐसा लग रहा है कि बहुत पछता रहे हैं, और पछता ही नहीं रहे। अब तो कोशिश ये की जा रही कि किसी तरीके से इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, ख़ास तौर पर अमेरिका की ओर से और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। शुरुआती दौर में ऐसे इस लड़ाई को देखा गया अमेरिका और इस्राइल की ओर से कि जैसे ईरान 2-4 दिन लड़ने के बाद खुद ही सरेंडर कर देगा। अब ऐसी उम्मीद क्यों पाल रखी थी इन दोनों देशों ने, ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि पिछले साल ही 12 दिन की लड़ाई में भी ईरान ने दिखा दिया था कि वो कितना कमज़ोर है या कितना मजबूत है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, आज 21 दिन हो गए हैं इस लड़ाई के, लेकिन लड़ाई थमती नज़र नहीं आ रही है। पर जो नुकसान हो रहा है इस्राइल और अमेरिका दोनों को ही, जाहिर तौर पर ईरान को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इन दोनों देशों को जिस तरह का नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा इन्होंने कभी नहीं लगाया होगा। और अमेरिका में तो ट्रंप के खिलाफ बगावत की स्थिति दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ उम्मीद है इसके थमने की? और चूंकि पूरे दुनिया भर में इसका असर अब दिखने लगा है, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में जिस तरीके से क्रूड ऑयल में यानी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है, उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो क्या ये लड़ाई के थमने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, या फिर अभी ये और आगे बढ़ेगी? इसका और क्या कुछ असर हो सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर उनके जवाब जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और आर्थिक विश्लेषक भी हैं, और तमाम चीज़ों की बहुत बारीक समझ रखते हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या वास्तव में अमेरिका और इस्राइल ने ये असेसमेंट नहीं किया था कि ईरान इतना उनको नुकसान पहुंचा देगा, लड़ाई को इतनी लंबी खींच देगा? और यही नहीं, ईरान अभी कह रहा है कि हम तो इस तरह की लड़ाई 2 महीने, 3 महीने नहीं, 2-3 साल तक खींच सकते हैं। क्या सच में अंदाजा नहीं था इन दोनों देशों को? जय संविधान। देखिए मिश्रा जी, वास्तविकता में जो सबसे बड़ा शत्रु होता है किसी भी व्यक्ति का, वो अहंकार होता है, घमंड होता है। और आपने ये देखा कि अहंकार जो है वो बड़े बड़े शूरमाओं को मिट्टी चटा देता है। देखिए, आज की तारीख में विश्व के शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है युद्ध रुके। अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान के जो उनके संग्रह के केंद्र थे उन पे आक्रमण किया है, और जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं उन पे अटैक किया है, तो विभीषिका बढ़ती जाएगी। तो ये तो विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तो शांति हो। देखिए, देखना यह होगा कि अमेरिका ने विशेष तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इस रिजीम में जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने लिए, आप ये सोचिए कि भारत जैसे सॉवरेन कंट्री को यह बताने का अधिकार अमेरिका के प्रेसिडेंट को कैसे हो सकता है जी कि आप इनसे तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, हम आप पे इतना टैरिफ लगाएंगे, आप पे 50% लगाएंगे, ब्राजील पे 50% लगा देंगे, फिर 18% कर देंगे अगर आप ट्रेड डील करेंगे। ये सॉवरेनिटी पे अटैक है। उसने सॉवरेनिटी पे अटैक किया वेनेजुएला की। भाई, ये कल्पना से परे चीज थी कि एक ऐसा देश जिसके पास तेल के अकूत भंडार हैं, वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठा ले आए और विश्व चू ना बोले। पहले भी एक बार हुआ कि साहब वो लीबिया में कर दिया, इराक में कर दिया, झूठी बातें फैला दी, उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और उसके बाद वहां कुछ नहीं मिला, और सबको पता था वहां कुछ मिलना नहीं है। लेकिन पूरे अरब कंट्रीज के अंदर जहां पे तेल का अकूत भंडार है, उस पे अमेरिका अगर अपना कब्जा करना चाहता है, तो मिश्रा जी मुझे यह बता दीजिए कि भारत को क्या, इतने बड़े देश को क्या इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हर तरह से इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए? क्योंकि ईरान भी हमारा पुराना मित्र है, सबको पता है ईरान का कल्चर, हमारा कल्चर। अच्छा, ईरान ने कितनी सदाशयता दिखाई आप देखिए। उसने, क्योंकि जमीनी मार्ग से उसने कहा अफगानिस्तान होते हुए जो भारतीय हैं अपने देश वापस जा सकते हैं। इजराइल ने क्या यह सदाशयता हमारे साथ दिखाई? जैसी खबरें मिल रही हैं कि वहां पे जो बंकर्स हैं उसके अंदर भारतीयों को नहीं घुसने दे रहे, वहां केवल इजरायलियों को घुसने दे रहे हैं। अच्छा, पहले आपने आक्रमण क्यों किया? इजराइल ने आक्रमण क्यों किया? अगर एक वार्ता चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, तो इजराइल को
क्या अधिकार था कि वो एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर वार्ता चलते हुए आक्रमण कर दे और वहां के अयतुल्ला को भी मार दे और 40 टॉप कमांडर्स को भी मार दे और युद्ध का बिगुल फूंक दे? अच्छा, उसके बाद बड़बोलापन, अहंकार कि मैं सब खत्म कर दूंगा, 2 दिन में निपटा दूंगा, 3 दिन में निपटा दूंगा। देखिए, किसी भी कौम को मिश्रा जी, अगर किसी भी कौम को अगर इस प्रकार से दबाया जाएगा तो बिल्कुल मरा हुआ अभी भी उठ के खड़ा हो जाएगा। और अमेरिका को तो वियतनाम का आइडिया है, 8-10 साल लड़ाई लड़ी थी। वियतनाम की ताकत तो ईरान की तुलना में बहुत कम थी, यह भी सबको पता था, यह अमेरिका को भी पता था, इजराइल को भी पता था, चाहे भारत को नहीं पता था कि अगर वो ईरान पे अटैक करेंगे तो चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया उनका परोक्ष रूप से समर्थन करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं यूक्रेन 4 साल की लड़ाई रूस से लड़ सकता था? सबको पता है यूक्रेन का समर्थन नाटो कर रही है और अमेरिका कर रहे हैं। वो ना करें समर्थन, वो कल यूक्रेन को निगल जाएगा। अच्छा, भारत के हित में तो देखिए और ज्यादा ये है कि शांति हो, क्योंकि रूस ने दिखा दिया वो यूक्रेन को तोड़ देगा, अमेरिका ने दिखा दिया वो अरब कंट्रीज को निगल लेगा। बगल में आपका चाचा यहां चीन बैठा हुआ है, जो हमेशा कोशिश करता है कि ताइवान को और भारत के अंदर वो सीमा का अतिक्रमण करे। तो ये अहंकार की सीमा थी, और इस अहंकार की सीमा को हमारे भगवान जो हैं वो तो उनका आहारी अहंकार को खत्म करना है, अहंकार को खाना है। तो मेरे ख्याल से, और जिस प्रकार से लड़ाकू कौम, सबको पता है 2 ही कंट्री विश्व में ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी के कॉलोनाइज नहीं हुए, एक अफगानिस्तान और एक ईरान। अफगानिस्तान में क्या रूस को नहीं भागना पड़ा? अमेरिका को कैसे भागना पड़ा आपको पता है, सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ के भाग गए। अच्छा, ईरान को आपने छेड़ दिया, तेल के कुओं पे आक्रमण कर रहे हैं, 150 बच्चों को जो बच्चियां पढ़ने गई थी उन पे आक्रमण कर रहे हैं। आप बिल्कुल विश्व को संदेश दे रहे हैं कि आप विश्व के सबसे बड़े गुंडे हो गए। पूरे विश्व के तेल भंडारों पे आप कब्जा कर लेंगे, फिर उसके बाद $200 का डॉलर पर बैरल का तेल चाहेंगे तो आप बेचेंगे, वेनेजुएला का तेल भी आप बेचेंगे, फिर आप कहेंगे हम क्यूबा पे अटैक कर देंगे, फिर फिनलैंड से आप पंगा लेंगे, फिर कनाडा से पंगा लेंगे। यूरोप ने भी बता दिया कि इस गुंडागर्दी को हम सहन नहीं करेंगे। यूरोप ने भी कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये अहंकार एक जो था उसको चूर चूर कर दिया है ईरान ने, और ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी तरीके से, खासकर अमेरिका की ओर से तो लग ही रहा है कि वो इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश में है। अब सीधे सीधे फ्रंट पर आकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ जब तेल और गैस ठिकानों पर हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, उसके बाद अमेरिका ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अब इसराइल ने गलती से हमला किया था, वो साउथ पार्स पर अब नहीं हमला होगा और इसराइल नहीं करेगा। सवाल यह है कि क्या आपकी बात मान रहा है इसराइल की अब वो नहीं करेगा? आप कह दिए हैं, आप ठेका ले रहे हैं कि वो नहीं करेगा, कैसे क्या नहीं करेगा। पर इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या ये बातें किस तरीके से इसको अगर लिया जाए कि ट्रंप के ऊपर चौतरफा दबाव, उनके अपने देश के लोगों का भी दबाव है, दुनिया का भी दबाव है, यूरोपियन कंट्रीज़ और नेटो जिस तरीके से किनारा कर लिया है इन लोगों ने, और यही नहीं, अब तो अरब देशों का भी ये दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी तो अर्थव्यवस्था टूरिज्म और तेल पर ही डिपेंडेंट है, दो के दोनों इस समय चौपट बैठी हुई है। तो इस दबाव में और ट्रंप के बयान, इन दोनों का अगर हम कोरिलेशन देखें तो कहीं कहीं लग नहीं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय भीषण झुंझलाहट में, बौखलाहट में और फ्रस्ट्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, ये तो उन्होंने कही दिया, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कही दिया कि कोई हमारी सहायता के लिए। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप इतना अपने को चालाक समझते हैं, ये नहीं समझते कि ये बात जर्मनी को, ये यूके को, ये इटली को, ये ऑस्ट्रेलिया को, ये जापान को नहीं पता है क्या? भाई, अपने जो आपके वहां पे युद्ध पोत थे उनको तो आपने पीछे बुला लिया, और आप चाहते हैं दूसरे आके वहां फंस जाएं और अपने लैंड माइन्स पे अपने जहाजों को नष्ट कर दें। तो इतने तो मूर्ख लोग नहीं है। अच्छा, ये अब चीन ने भी एक चेतावनी दे दी। चीन ने भी कहा कि हाँ, हम ईरान से ये निवेदन करेंगे कि वो अरब कंट्रीज पे अटैक न करे, मित्र राष्ट्रों पे, बशर्ते वहां से अमेरिका की एयरबेसेस अटैक ना करें। और यही बात ईरान ने कहा था। भाई देखिए, ईरान ने बड़ा स्मार्टली पे किया है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स इन ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट जी। उसने मैसेज दिया क्योंकि वो जानता है, आज के तारीख में ये आपको भी पता है, सबको पता है, चाहे शासक इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हों, लेकिन देश की जनता ईरान के साथ खड़ी है, सहानुभूति ईरान के साथ, क्योंकि सबने माना उस पर आक्रमण हुआ है जी।
और उसको परेशान किया गया है, तो ही हैज ए राइट टू फाइट बैक। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पूरे विश्व के तेल भंडार और गैस भंडार खत्म हो जाएं, तो लोग भूखे मर जाएंगे। उसके लिए आपको न्यूक्लियर बॉम्बिंग करने की आवश्यकता भी क्या होगी? आप देश में, हमारे देश के अंदर देख रहे हैं जी भाई। आप मार्च जो है, अब आधा मार्च खत्म हो चुका है। हाँ अप्रैल मई जून ये सारा का सारा कश्मीर का सीजन और उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का सारा टूरिज्म सीजन जो है अगले आपके मुंह बाय खड़ा हुआ। ये टूरिज्म कैसे चलेगा? होटल जो है इन जगहों के केवल 2-3 महीने में पूरे साल की इनकम निकालते हैं। लोग कैसे जाएंगे? जब वहां पे गैस नहीं होगी, खाना कैसे बनाएंगे, कैसे चीजें होगी? लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो शासन करने वाले लोग हैं वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलाने में व्यस्त हैं। तो देखिए, समस्या बहुत गंभीर है, सबको पता है समस्या बहुत गंभीर है। ये सबको पता है कि ये इतनी ज्यादा गंभीर समस्या है। आप देखिए, डॉलर के तुलना में 93.40 का रुपए का मतलब ये होता है, एक तो $60 से $110 हो गया क्रूड ऑयल। अब $110 का जो आप खरीदेंगे, उसके लिए जो रुपए से डॉलर खरीदेंगे जी, वो 93.41 का खरीदेंगे। पहले 90 का खरीद रहे थे। 3% 4% की और बढ़ोतरी हो गई। एक तो तेल डबल हो गया, रुपया वीक हो गया। इसका माने आपकी जो सारी की सारी, अब इसीलिए रुपया गिर रहा है, इसीलिए डॉलर मजबूत हो रहा है। क्योंकि जब आप डॉलर खरीदेंगे मार्केट से, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी जो ब्रिक कंट्रीज ने कोशिश की थी कि डी डॉलराइजेशन किया जाए, डॉलर का प्रभुत्व को खत्म किया जाए जी, जो कोशिश की थी, उसमें अमेरिका ने ब्राजील और भारत के ऊपर दबाव डाला और भारत भी दब गया। और उसके बाद जो है ब्रिक कंट्रीज के, जबकि हमारी चेयरमैनशिप हमारे पास है और हमें ये, लेकिन आज हम वी आर कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द पॉलिसीज ऑफ अमेरिका। तो एक जो हमारा पुराना भारत का इतिहास रहा है, जिस इतिहास में हमको माना गया है शांति दूत, अगर हमारी ये भूमिका नहीं है तो इसको रोकने के लिए हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यूरोप कंसर्न होगा, जापान में कंसर्न होगा, सब लोग कंसर्न होगा। और अमेरिका के अंदर भाई इलेक्शन के बाद होने वाले हैं, भाई अंदर भी इलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग इसको अंधकार खेलने के लिए और पूरे विश्व में आग लगाने के लिए लोग तैयार हैं, उनके समर्थन लोग। तो ईरान को अपने डिफेंस में लग रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि कहावत है ना, टू थिंग्स मस्ट जी, बिल्कुल। एक चीज ईरान झुकाएगा। एक बात प्रोफेसर स्वामी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमने शुरुआत वहीं से की थी कि असेसमेंट में इनके कमी रही या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, आपने कहा कि ये अहंकार है और वो अहंकार दिखाई भी पड़ रहा है। और यहाँ तक कि स्थितियाँ इतनी विपरीत होती जा रही हैं इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, लेकिन उसमें कोई कमी अभी भी नहीं आ रही है। ट्रंप रोज़ एक बार चेतावनी दे रहे हैं कि हम आज बहुत भीषण हमला करने वाले हैं। जब वो चेतावनी देते हैं, उसके अगले दिन यहाँ पर भीषण हमला ईरान की तरफ से हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या लग रहा है कि क्या ये बातें जो वो कह रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, केवल वही समझ रहे हैं, पूरी दुनिया उन चीज़ों को नहीं समझती है, या फिर अब वो भी ये जान रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन अब उनके पास कोई चारा रह नहीं गया है कि वो करें क्या? पीछे हट नहीं सकते हैं और आगे बढ़ने की उनकी ताकत जो है, अब किस तरीके से पेंटागन ने कहा है कि आगे लड़ाई लड़नी है तो $200 बिलियन हमें और चाहिए अभी। तो ये सारी स्थितियां, और जिस तरह से वहां उनके खिलाफ राजनीतिक माहौल बन रहा है, आम लोग उनके खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। हर दिन 4, 6, 10 सीनेटर अपने वीडियो बनाकर उनको कोस रहे हैं कि इस लड़ाई में कोई ज़रूरी नहीं था कि अमेरिका इसमें कूदे, लेकिन हम ज़बरदस्ती इसमें गए। उनकी ट्रंप की कैबिनेट के लोग अब ये कह रहे हैं, उनके खास लोग ये कह रहे हैं, सलाहकार लोग कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं थी कि ईरान पर हम हमला करते। जो वजह हम बता रहे हैं वो वजह थी ही नहीं, यानी वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोई तैयारी ईरान की थी नहीं। तो उनको अब क्या ट्रंप को लग रहा है कि बिल्कुल एक असहाय स्थिति में जो व्यक्ति दिखता है वही हरकतें वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ के। जी मिश्रा जी, ये बताइए, जो आदमी बहुत ज्यादा ये दिखाता है कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, हाँ। इसका माने वो अंदर से डरा हुआ है जी। और जो ताकतवर आदमी होता है, जैसे मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए एक पहलवान है और उसको जाके एक पतला दुबला आदमी चैलेंज करे कि मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें पटक दूंगा। वो मुस्कुराएगा, सोचेगा कि यार क्या इससे पंगा लो यार, एक हाथ में तो ये निबट जाएगा।
लेकिन वो हल्ला मचाता रहेगा। उसके बाद जब अच्छा, अब आप देखिए दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों क्या कर रहे हैं। अमेरिका बार बार हुंकार भर रहा है, ईरान की तरफ से कोई हुंकार दिखा क्या? वो ये कह रहे हैं कि अगर लड़ाई लड़ी गई तो हम 5 साल तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अरे वियतनाम को आप 10 साल में नहीं खत्म कर पाए, आप ईरान को कैसे खत्म कर देंगे? और ईरान का टेरेन जो है वो उसी प्रकार का टेरेन है जैसे कि अफगानिस्तान का टेरेन है। फिर चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया उसके साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए असली मुद्दा यह है कि हनक दिखाने की बहुत जरूरत नहीं है, अपनी दादागिरी को जरा पीछे छोड़ दीजिए। आप कहिए यूरोप की तरफ से, जापान की तरफ से, भारत की तरफ से एक प्रस्ताव आए, लोग बैठ जाएं, युद्ध विराम तुरंत हो और जो भी मुद्दे हैं। और देखिए सीधी सी बात यह है, वेनेजुला के अंदर उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करने का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं था। बिल्कुल। क्यूबा के अंदर ये बार बार थ्रेट करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। पैलेस्टीनियंस भी कोएग्जिस्ट करें, इजराइल भी कोएग्जिस्ट करे, ईरान भी कोएग्जिस्ट करे, सब अपने अपने हिसाब से अपने देश को चलाएं। किसी दूसरे देश की ठेकेदारी लेने की कोई वो न करे। ना चाइना ताइवान के ऊपर आंखें दिखाए और ना चाइना भारत को आंखें दिखाए। सब कोएग्जिस्ट करें, अपने अपने हिसाब से जिएं। यही विश्व शांति के लिए आवश्यक है। बिल्कुल यही ज़रूरी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अमेरिका, वेनेजुएला, फिर क्यूबा और उसके अलावा पिछले भी उसके अनुभव कोई बहुत अच्छे अनुभव नहीं रहे। एक चीज़ ये देखिए कि पहली बार ये हो रहा है और अमेरिका शायद इसी वजह से ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई में कभी कूदने को जल्दी कोई भी राष्ट्रपति तैयार नहीं हुए थे। इजराइल की ओर से तो बार बार दबाव हमेशा रहा है। पहली बार जब ये लड़ाई में कूदे हैं और संयुक्त रूप से कूदे हैं ईरान के ख़िलाफ़, उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब को भले पता ना रहा हो, लेकिन पुराने जो पिछले राष्ट्रपति रहे हैं उन सब को यह आभास था कि इस लड़ाई में कूदने का मतलब क्या है। अब जो यहाँ एक दूसरी बात भी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी इस लड़ाई को ऐसा लगता है कि टाल ही रहे थे, क्योंकि लगातार वार्ता के दौर चल रहे थे। उसी बीच इजराइल ने हमला कर दिया तो मजबूरी में आकर उनको कूदना पड़ा। अमेरिका में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इजराइल के दबाव में आकर अमेरिका को युद्ध में झोंकने की ट्रंप को क्या ज़रूरत थी। तो क्या वास्तव में कोई ऐसा दबाव ट्रंप के ऊपर, व्यक्तिगत ट्रंप के ऊपर बेन्यामिन नेतन्याहू का रहा है जिसकी वजह से उनको मजबूरी में इस युद्ध में झोंकना पड़ा अमेरिका को? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल में नेतन्याहू जो हैं बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ अनपॉपुलर हो गए हैं वो, और वो एग्जिस्ट ही कर रहे हैं क्योंकि वो युद्ध के आधार पे और उसकी शरण लेके अपने को एस्टेब्लिश कर रखा है उन्होंने। बिना युद्ध के इजराइल अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं बचा सकता, वो उसके लिए आवश्यकता, उसमें उसे उलझा दिया हमारे भारतवर्ष को। अच्छा, मोदी जी से भी मेरी प्रार्थना है, महाराज आपके तो विदेश मंत्रालय है, रॉ है, दुनिया भर की आपकी एजेंसीज हैं, आपको ये अंदाजा होना चाहिए था कि इजराइल जो आपका सबसे अच्छा मित्र है उसके दिमाग में क्या है। आपने वहां गए, आपको माला वाला पहनाई, मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दिया, वी आर विद इजराइल, वी विल स्टे विद इजराइल। उसके बाद उसने आक्रमण कर दिया, आपको भी उलझा दिया। और वास्तविकता यह है, यह बिल्कुल सही बात है कि इजराइल ने एक प्रकार से अमेरिका को और भारतवर्ष को फंसा दिया है। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे देश के लोग जो हैं आज की तारीख में अगर आप सर्वे कराएंगे 80% लोग ईरान के साथ खड़े हैं। सऊदी के, यूएई के, बहरीन के, कुवैत के, वहां के भी शासक हो सकता है कि अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ खड़े हों, लेकिन वहां की जनता ईरान के साथ खड़ी हुई है। तो अनपॉपुलैरिटी तो देखिए उनको भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर ईरान जो है कह रहा है, और ये मानी बात है कि अगर वो ठान लेगा, उसकी 9 करोड़ की आबादी है, इजराइल की आबादी छोटी सी है। अच्छा, ईरान ने एक और चतुर कार्ड खेला, उसने कहा ठीक है हम अरब कंट्रीज पर अटैक नहीं करेंगे अगर वो काउंटर अटैक ना करें। अगर वो काउंटर अटैक और अटैक रुक जाता है तो ईरान का सादा जो युद्ध का सामान है, $20,000 में जो उसने मिसाइल्स बनाए, वो सारे के सारे इजराइल पे दाग देगा। इजराइल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। भाई इजराइल का क्षेत्र कितना बड़ा है, इजराइल में 1 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है, 90 लाख की पॉपुलेशन है, जो हमारे दिल्ली से 1/4 है। तो ये बिल्कुल इजराइल चाहता है कि अमेरिका के एयर बेसेस इन्वॉल्व रहें, जिससे सारा क्रोध का भाजन उसको न करना पड़े। अच्छा, ये मौका रूस भी तलाश रहा था। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा इस पारी युद्ध में अगर किसी का हुआ है तो चीन का हुआ है, जो हम नहीं चाहते थे। भाई अभी तक तो रूस यूक्रेन से उलझा हुआ था, अब अमेरिका भी ईरान से उलझ गया। एक ही देश है जो उलझा नहीं है आज की तारीख में, वो चीन है, और महाशक्ति बनने की तैयारी में है।
एक चीज को और इग्नोर मत कीजिएगा, अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। और अरब कंट्रीज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपने बॉन्ड भुगताने शुरू कर दिए हैं। अगर आप बॉन्ड भुगता लेंगे और वहां से करेंसी विड्रॉ कर लेंगे तो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए तो अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा। और चाइना ने अगर वो चाल छेल दी कि बॉन्ड को भुना देंगे, भाई मानी बात है, हम कहते हैं ना बैंक में अगर हर आदमी अपनी जो डिपॉजिट है उसको विड्रॉ करने लगे तो बैंक तो अपने आप ही डूब जाएगा। जी हाँ। लेकिन भाई देखिए, हमारा इतिहास यही रहा है, बुद्धिमान लोगों को बिठाइए, सबको बिठाइए, सारे तरह के विश्लेषकों को बुलाइए, लोकतांत्रिक रूप से चर्चा कीजिए और राष्ट्रहित में निर्णय लीजिए। वो राष्ट्रहित में आपने केवल ये सोचा था कि जैसे मैंने वेनेजुएला में कर दिया वैसे ही मैं कर, अपना अफगानिस्तान और उसको वियतनाम को आपने याद नहीं किया, उसी को भुगत रहे हैं। बिल्कुल, यही तो हैरानी की बात है कि क्या सच में अमेरिका ने वेनेजुएला की तरह ही ईरान का भी असेसमेंट कर लिया, ईरान को भी वही समझ लिया, जबकि अभी मुश्किल से 6 महीने पहले लड़ाई लड़ चुके हैं, 12 दिन की लड़ाई। उस 12 दिन की लड़ाई में ईरान ने दोनों को पस्त कर दिया था। तमाम रिपोर्ट्स आई थी कि इसराइल के पास जब वो लड़ाई हो रही थी, अगले 1 हफ्ते से ज़्यादा लड़ाई लड़ने के संसाधन ही नहीं थे, चाहे वो सैन्य संसाधन की बात हो चाहे आर्थिक संसाधन की। फिर भी ये असेसमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर ये एक चीज़ और देखी जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, यहाँ सारा कुछ जो एक झेल रहे हैं लोग, जो नुकसान हो रहा है वो है मध्य पूर्व के लोग, जो जिन्होंने बेस के लिए जगह दी वहाँ पर एक अमेरिका को, वो देश भी परेशान हो रहे हैं। अब उनका भी भ्रम, बहुत बड़ा जो भ्रम था, टूट गया है कि जिस सिक्योरिटी के लिए, जिस सुरक्षा के लिए, जिस इत्मीनान के लिए वो अमेरिका के ऊपर करोड़ों लाखों अरबों डॉलर खर्च कर रहे थे अभी तक पिछले 3-4 दशक से, तो ये अमेरिका तो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, उनकी क्या करेगा। और दुबई जैसे शहरों में और जगहों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, तो वहाँ ये इन लोगों का भी भ्रम टूटा है। इसका इम्पैक्ट किस तरीके से, क्या कोई जो एक भू राजनीतिक स्थिति है उस पर दिखाई पड़ेगा? अमेरिका की जो बादशाहत है इन देशों पर और दूसरी जगहों पर भी, वो कम होगी? एक नए किस्म का यहाँ पर गठबंधन होगा जिसमें ईरान के साथ ये सारे देश आ जाए? क्या कुछ इस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है? नहीं, वो संभावना तो मुझे इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही है कि ईरान जो है वो चाहता था, देखिए ईरान के दिल में ये बात थी जी कि मुस्लिम कंट्रीज की लीडरशिप उसके पास हो। इराक से भी उसने लंबा युद्ध लड़ा, इराक की भी उन्होंने वो कर दी, तो वो उनकी डिजायर थी। और इस डिजायर को देखते हुए अमेरिका और इजराइल की डिजायर थी, अच्छा इजराइल चाहता है ये सारे सब कॉन्टिनेंट में उसका राज चले। हाँ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इजराइल भी विस्तारवादी है और ईरान भी चाहता था कि उसकी बादशाहत कायम रहे, तो उसकी संभावना मैं नहीं देखता। लेकिन हाँ, मैं इस बात की संभावना जरूर देखता हूं, जिस प्रकार से यूक्रेन 4 साल में रूस जैसी महाशक्ति के सामने टिका रहा हुआ है, अभी तक लड़ रहा है, वहां पे ईरान जैसे देश के, और जहां पता है 6 महीने पहले आपको पता था कि उसकी मिसाइल्स पावर कितनी ज्यादा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा है, और उसके साथ रूस और चीन खड़े जो अपने पूरे सैटेलाइट सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट मैपिंग के लिए उसको यूज करने के लिए दे दिया है। तो आपको अगर इतनी भी, ये तो हम जैसे साधारण लोगों को, भाई हम किसी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो है नहीं जी, लेकिन ये तो हमें भी पता है कि भाई अपनी शक्ति का अंदाजा तो आपको है, हाँ। लेकिन विरोधी की शक्ति का अंदाजा अगर आपको नहीं, और वहां जाके फंस गए आप, और आपने, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं, पहले भी मैंने एक बार डीबी लाइव में 2 साल पहले दिया था। देखिए मैं बीएचयू का पढ़ा हुआ हूं। बीएचयू में उस जमाने में, हमारे जमाने में 1970 में एक बहुत बड़े दादा हुआ करते थे, पूरे बनारस के अंदर उनका हल्ला था, लल्लू सिंह। अच्छा, आप अगर बनारस गए हो तो वहां पे लंका के अंदर एक पहलवान लस्सी की दुकान है, तो लल्लू सिंह अपने 5-6 आदमियों के सामने आए, वहां लस्सी पीने लगे। अच्छा, वो लस्सी में 5 मिनट की लेट हो गई तो उन्होंने पहलवान को कुछ अपशब्द बोल दिया। अच्छा, पहलवान जानता नहीं था कि यही लल्लू सिंह है, उन्होंने उठा के पटक दिया। अच्छा, जब पटक दिया तो लोगों ने कहा भाई ये तो लल्लू सिंह है, तो उनको डर लगा, उन्होंने कहा यार मैंने किस आदमी को पटक दिया। लेकिन उस दिन से लल्लू के पास पटक जी। देखिए, दादा की और गुंडे की औकात किसी दिन रहती है जब तक उसको कोई रह पता न लगा, और किसी ने उसे ठोक दिया, उसके बाद दादागिरी खत्म, क्योंकि ये सब चीजें चलती है। तो आज के तारीख में ईरान के साथ अगर फिर से आप देखेंगे तो यूरोप भी खड़ा होगा, जापान भी खड़ा होगा, तो अमेरिका बिल्कुल दादागिरी को कराया है। एक चीज और आपको बता दूं जी, अगर तेल के अच्छे भंडार
जैसे वेनेजुला के पास है, ईरान के पास है, तो भारत वर्ष के अंदर भी वो इंटरवीन करके कहता है कि हम शासन चलाएंगे, आप लोग शासन चलाने लायक हैं। तो जैसे उसको वेनेजुला ने किया, तो ईरान ने करना चाहता है। ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे पास तेल भंडार नहीं है, तेल का कब्जा करने के चक्कर में भारत जी में भी और कम्युनिटी पे खतरा पैदा हो जाता है। बिल्कुल। एक चीज़ और बताएं प्रोफेसर स्वामी, आप किस तरीके से अभी ये तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं वो तो दिखाई ही पड़ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर फर्टिलाइज़र की भी कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है, बढ़ेंगी ही। इन सारी चीज़ों का जो असर आप देख रहे हैं तो कहाँ तक देख रहे हैं? काफ़ी चूँकि महंगाई और बहुत सारी चीज़, चूँकि तेल और गैस ऊर्जा पावर जो है इससे बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए अब यूनाइटेड नेशंस भी पहल कर रहा है, अमेरिका और इसराइल दोनों से अपील की है कि भाई युद्ध रोकने की कोशिशें करें। तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं। युद्ध रुकता हुआ कहाँ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ चेतावनी दी जा रही है, इसराइल हमले कर रहा है, अमेरिका की भी अब तो नहीं सुन रहा है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम उससे कई गुना ज़्यादा इंटेंसिटी से हमला करेंगे, वो कर भी रहा है। तो ये इसका एंड आप कहाँ देख रहे हैं? या फिर उसी तरीके से जैसे रूस और यूक्रेन चल रहा है ये चलता ही रहेगा? और अगर चलता रहा, नहीं यही अगर चलता रहा तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए इस लड़ाई को कितना लंबा खींचना संभव होगा? ईरान तो कह रहा है कि हम खींच रहे हैं, और ईरान का ये भी कहना है कि हमारा प्रोडक्शन भी मिसाइल्स का चालू है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो रही तो उसका प्रोडक्शन बंद हो गया है। तो ये लोग कितना इसको खींचने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो इजराइल और अमेरिका के हित पे भी नहीं है कि लंबा खींचे। अच्छा, जैसे आपने अर्थव्यवस्था में बात की, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा, क्योंकि देखिए जितने ये कंट्रीज इन्वॉल्व हैं ये सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जी। अमेरिका हो, वेनेजुला हो, गल्फ कंट्रीज हो, ईरान हो, रशिया हो। भाई तेल के दाम बढ़ेंगे तो उनकी इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ चली जाएगी। केवल दो ही देश हैं जो तेल आयात करते हैं बहुत ज्यादा। कौन कौन से हैं? भारत और चीन। चीन जो है, अब उसे तो यहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, वो तो रशिया से तेल सीधे ले रहा है। अच्छा, तेल इसको डिस्काउंट भी दे रहा है रशिया। डिस्काउंट में तेल मिल रहा है, स्टेट ऑफ हम अपने जहाज को जो, तो उसको तो हर तरह, अच्छा वही मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का जी। तो एक जो मैन्युफैक्चर, उसको तेल सस्ता मिल जाए और रशिया को भी उसको एक ऐसा बायर पूरा का पूरा तेल उसका खरीद लेगा और युआन में खरीदेगा। जो सुविधा हमको दे रखी थी कि रुपए में खरीदेंगे जी, तो वो सुविधा हम तो अब देश पा रहा है, पाकिस्तान पा रहा है और चीन पा रहा है। तो चीन को वहां से एडवांटेज हो गया। अब एडवांटेज हो गया, तेल के दाम बढ़ गए तो उसको ज्यादा पैसा मिलने लगा। अब तो अमेरिका ये भी सोचने लगा कि ईरान में जो सैंक्शंस लगाए थे उनको भी हटा दे, क्योंकि देखिए ईरान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई जी, ये सब जानते हैं, ईरान लड़ेगा लेकिन जीतेगा नहीं। लेकिन उसने जो स्ट्रेटेजी अपनाई कि ठीक है बेटा, इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ा दूंगा पूरे जाके अमेरिका को पकड़ेगा कि लड़ाई रोको जी। ब्लिंक्स द आईज फर्स्ट में अमेरिका फंसेगा, पूरा विश्व अमेरिका से जाके कहेगा कि तुमने बिना बात के लिए पंगा लिया है, तो दो थप्पड़ मारो और चुप होकर बैठ जाओ। बिल्कुल, और वो स्थिति आप दिखाई पड़ रही है कि चारों तरफ से ये दबाव युद्ध को रोकने का, युद्ध छेड़ने का भी जो उसको जो डिस्क्रेडिट दी जा रही है, अमेरिका को दी जा रही है। इजराइल के दबाव में आपने शुरू कर दिया और अब रोकने का दबाव भी अमेरिका के ऊपर ही पड़ रहा है। तो वही हमने कहा कि चारों तरफ से घिरे हुए, अच्छा अमेरिका में भी नहीं, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरीके से वही घिरे हुए नजर आ रहे हैं इसके लिए लड़ाई शुरू करने के लिए भी, और उन्हीं पर दबाव बन रहा है कि अब आप लड़ाई को खत्म कराइए। तो कहां से ट्रंप के पास क्या रास्ता है कि वो इस लड़ाई को खत्म करा सकते हैं? नहीं, ट्रंप के पास रास्ता कई दावे करते हैं कि उन्होंने 8-9 लड़ाइयां खत्म करा ली और नोबेल नहीं मिला तो अब उन्होंने इस लड़ाई को शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या इस लड़ाई को जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसको खत्म कराने का उनके पास कोई रास्ता है? नहीं, रास्ता तो देखिए, रास्ता बड़ा आसान है जी। वो जितने भी उनके यूरोप के मित्र हैं, नेटो के मित्र हैं, उनसे कहें, भारत से कहें, चीन से कहें, रशिया से कहें, वो ईरान से कहें, इजराइल, सबसे कहें कि भाई देखो, ये तो अब बात समझ में आ गई है कि युद्ध लंबा खींचेगा, और युद्ध लंबा खींचेगा तो सबकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी जी। सारे तेल का और गैस का सब कुछ जो है आना जाना बंद हो जाएगा। और अब उसने कह भी दिया ईरान ने कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो अगर आएंगे तो उनको हम
उन पे टोल टैक्स लेना शुरू कर देंगे। तो देखिए, अगर ये सबको पता है कि लिंक कर दी है अमेरिका ने, अमेरिका पास हो गया है जी। और इजराइल अमेरिका को इस समझ में वो ईरान को झुकाएंगे। और जितने जब वियतनाम में 10 साल में आप नहीं जीत पाए तो यहां आप क्या जीतेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि विश्व को अगर अंधकार के भविष्य की तरफ ले जाना है तब तो लड़ाई को लंबा खींच लीजिए। और लड़ाई बंद कौन करेगा? लड़ाई अमेरिका और इजराइल बंद कर देंगे। तो इजराइल लड़ाई, ईरान पहले ही कह रहा है अगर आप अटैक करना बंद कर देंगे हम भी बंद कर देंगे। इससे अच्छे युद्ध विराम के माहौल क्या हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से, चीन से, रूस से, तमाम देशों, हालांकि रूस से तो वो ये कह चुके हैं, अपील कर चुके हैं, फ्रांस से अपील कर चुके हैं, लेकिन क्या भारत से और तमाम और देशों से वो अपील करेंगे जहां वो दावा करते हैं कि उनकी लड़ाइयां खुद उन्होंने रुकवाई हैं, वहाँ वो इस तरीके से घुटनों पर आकर सबसे अपील करेंगे कि आप मनाइए ईरान को कि वो लड़ाई रोक दे। अच्छा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ईरान का तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप लड़ाई रोकिए, हमारी तरफ से तो रुकी है, क्योंकि हमला तो आपने किया था, पहले भी उसने पिछले साल की लड़ाई में भी यही किया था, कहा हम कोई सीज फायर नहीं कर रहे हैं, आपने हमला किया, हमने जवाब दिया, आपने हमला रोक दिया, हमने अपना हमला रोक दिया, अभी भी वो इसी पर है। तो ये इन स्थितियों को देखते हुए कितना लग रहा है कि ट्रंप दूसरों से अपील करेंगे कि आप रुकवाइए, और दूसरे फिर क्या कहेंगे? दूसरे ईरान को तो मना नहीं पाएंगे कि भाई आपके ऊपर हमला हो रहा है लेकिन फिर भी आप रोक दीजिए। तो यही सवाल बड़ा एक बहुत पेचीदा सा है कि आखिर कैसे रुक पाएगी ये लड़ाई। यूनाइटेड नेशंस की कोई उपयोगिता तो दिखाई ही नहीं पड़ रही है कि वो कहीं पर एग्जिस्ट भी कर रहा है। नहीं, देखिए आप खुद सोचिए, देखिए विदेश नीति में सब चीजें कही नहीं जाती जी। क्या आज तक ये डिसाइड हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो क्यों हुआ? क्या किसी को पता है? भारत की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान घुटने के बल आया इसलिए हमने किया। अमेरिका कहता है हम, सऊदी कहता है कि हमने कराया। तो देखिए ये डिसाइड हो नहीं सकता। भारतीय मोदी जी सही बोल रहे हैं, पाकिस्तानी मानेंगे, उनका राष्ट्रपति सही बोल रहा है, लोग मानेंगे वो सही बोल रहा है। बोलने की आवश्यकता, अगर एक इंडिकेशन भी दे दें वो भारतवर्ष से जी, मोदी जी से, कि भैया देखो यार हम फंस गए हैं बहुत बुरा और तुम्हारी इकोनॉमी कर देंगे, तुम्हारा टैरिफ खत्म कर देंगे, जरा तुम इनिशिएटिव ले लो और दिखा दो कि तुमने इनिशिएटिव लिया है, हम नहीं झुके हैं लेकिन हम तैयार हैं, युद्ध विराम हो जाएगा, विश्व में शांति कायम जी। तो अब देखते हैं कि ये स्थितियां बनती हैं, कितनी जल्दी बनती हैं, या फिर अभी ये लड़ाई खिंचती ही जाएगी कि ये लड़ाई रुके। और पूरी दुनिया जो इस समय परेशान है, जाहिर सी बात है कि लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी ये परेशानी उतनी ही बढ़ेगी। तो क्या लड़ाई रुकती है या नहीं रुकती है, क्या कुछ होता है, इस पर रहेगी नज़र। फिर आपसे बात करेंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने बहुत सारी बातें बताई। और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।